क्लास 12th इकोनॉमिक्स जैक के वेबसाइट पर मॉडल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का जारी कर दिया है, जिसमें से हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? अधिमान वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो अधिमान वक्र को हम लोग उदासीन वक्र भी कहते हैं। तो उदासीन वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। चूंकि सभी संयोजन समान मात्रा में संतुष्टि देते हैं, इसलिए उपभोक्ता उन्हें समान रूप से पसंद करता है, इसलिए इसका नाम उदासीन वक्र है। चित्र को आप लोग देख सकते हैं। जैसे उदासीन वक्र में ये जो रेखा है, ये उदासीन वक्र का रेखा है। इसमें क्या है कि यदि आप ए बिंदु पर है तो कपड़ा आप 12 इकाई खरीदते हैं और खाद्य पदार्थ जो है वो 1 इकाई खरीदते हैं। उसके बाद जब ए से बी बिंदु पर आते हैं तो क्या होता है, आप कपड़ा के इकाई में कमी करते हैं, खरीद की इकाई में कमी करते हैं और खाद्यान्न का इकाई में बढ़ोतरी करते हैं। उसके बाद आप सी बिंदु पर आते हैं। इसका मतलब है जब आप ए बी सी डी बिंदु पर किसी भी बिंदु को आप चयन कर लीजिए तो इस बिंदु पर आपको समान संतुष्टि मिलेगा, मतलब दोनों वस्तु से समान संतुष्टि मिलेगा। आप जितना कपड़ा में कमी कर रहे हैं खरीदारी में, उतना ही खाना में खरीद में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए आपका संतुष्टि घटेगा नहीं और आप प्रत्येक बिंदु पर क्या रहिएगा, उदासीन रहिएगा। इसीलिए इसको हम लोग उदासीन रेखा भी कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता है? तो इसकी पहली विशेषता है कि उदासीन वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, अर्थात उदासीन वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उदासीन वक्र ऊपर से नीचे क्या होता है, बाईं ओर गिर रहा है। इधर मतलब बायां से दाईं ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसका ढाल क्या है, ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक मतलब गिर रहा है। तो ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता है, ऊंचा उदासीन वक्र नीचे उदासीन वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। कहने मतलब है कि ये उदासीन वक्र है और ये दूसरा उदासीन वक्र है। तो जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। तीसरा है, एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीन वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कहने मतलब है, इसकी विशेषता है कि उदासीन वक्र में क्या होगा कि 2 उदासीन वक्र है। जैसे ये एक उदासीन वक्र है IC फर्स्ट और ये है IC 2। तो ये दोनों क्या है, IC1 और IC2 एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये इसकी विशेषता नहीं है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। इस काटने से क्या होगा कि IC जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा, लेकिन काट देने से क्या होता है कि दोनों पर समान संतुष्टि फिर मिलने लगती है, जो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं। फिर है, उदासीन वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। उदासीन वक्र जो है वो ये अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, चाहे ये अक्ष हो चाहे ये अक्ष हो, वाई अक्ष हो चाहे एक्स अक्ष हो, इसको स्पर्श नहीं करता है। फिर है, उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर माने कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि MRS घटती हुई होती है। उदासीन वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है। ये है आपका मूल बिंदु और इसकी ओर इस तरह होता है, मतलब इधर उठा हुआ रहता है, उत्तल होता है, मतलब उन्नतोदर जिसको हम लोग बोलेंगे या उत्तल बोलेंगे, कॉन्वेक्स होता है। उदासीन वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु में उदासीन वक्र समानांतर होते हैं। कहने मतलब उदासीन वक्र एक दूसरे के समानांतर हो सकते, मतलब समान दूरी से एक दूसरे से जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। उदासीन वक्र की वक्रता 2 वस्तुओं के मध्य स्थानापन्नता एवं पूरकता के अंश को बताती है, अर्थात उदासीन वक्र जितनी कम वक्रता लिए हुए होगा, 2 वस्तुओं के बीच स्थानापन्न का अंश उतना ही अधिक होगा। उदासीन वक्र गोलाकार भी हो सकता है, मतलब ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है? तो कुल लागत क्या होता है, पहले हम लोग कुल लागत को जानते हैं। कुल लागत का फॉर्मूला ही होता है TFC प्लस TVC। कहने मतलब है, जो कुल लागत होता है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल लागत
दो भागों में बांटा जाता है। किस भाग में? तो कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत में। तो कुल लागत बराबर टीसी बराबर फॉर्मूला होगा कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत, जो मैंने बताया अभी। अब हम लोग यहाँ ग्राफ में देखेंगे तो ये है आपका स्थिर लागत जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये है आपका कुल परिवर्तनशील लागत जो जीरो से शुरू होता है। जीरो से शुरू होने का मतलब है कि यह शून्य से शुरू होता है, और ये है आपका कुल लागत। तो कुल स्थिर लागत ऊपरी लागत है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहती है। स्थिर इसलिए रहती है क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर है। कुल स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक आड़ी रेखा है। कुल परिवर्तनशील लागत मतलब टीबीसी वह लागत है जो परिवर्तनशील साधनों जैसे कच्चा माल, मजदूरी आदि के बढ़ते प्रयोग के कारण होती है। परवर्ती अनुपातों के नियम के कारण कुल परिवर्तनशील लागत वक्र उल्टे एस आकार का होता है जो मूल बिंदु से आरंभ होता है। कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। कुल लागत मतलब टीसी उल्टे एस आकार का होता है जो स्थिर लागत के स्तर से आरंभ होता है। इस आकार का कारण परवर्ती अनुपात का नियम होता है। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ में ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमत एवं समान कीमत में अंतर आपको बताना है। तो हम लोग एक तरफ बाजार कीमत को रखें, एक तरफ समान कीमत को। तो क्या है बाजार कीमत? यह काल्पनिक मूल्य है जो कभी बाजार में प्रचलित नहीं होता है, जबकि यह वास्तविक मूल्य है जो एक समय विशेष पर बाजार में प्रचलित होता है। फिर है यह दीर्घकालीन तथा अति दीर्घकालीन मूल्य है, जबकि यह अल्पकालीन तथा अति अल्पकालीन मूल्य है। इस मूल्य में अधिक परिवर्तन नहीं होता है और यह दीर्घकाल तक एक सा बना रहता है, जबकि बाजारी मूल्य प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सप्ताह में परिवर्तित होता रहता है। फिर है इस मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि बाजार में क्या होता है कि इस मूल्य के निर्धारण में मांग पक्ष की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह मूल्य केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं का ही होता है और यह मूल्य सभी वस्तुओं का होता है। समान मूल्य समानता उत्पादन लागत के निकट निर्धारित होता है, जबकि बाजार मूल्य लागत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। समान मूल्य केवल अस्थायी कारणों तथा निरंतर क्रियाशील तत्वों से प्रभावित होता है, जबकि बाजारी मूल्य अस्थायी कारणों से प्रभावित होता है। समान मूल्य न्यायपूर्ण होता है, जबकि बाजारी मूल्य अन्यायपूर्ण होता है। समान मूल्य की तुलना अर्थशास्त्री समुद्र की सतह से करते हो जो सदैव स्थिर रहता है, जबकि बाजारी मूल्य की तुलना समुद्र की लहरों से की जाती है क्योंकि उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला है जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन मतलब कारक आय का जोड़। मतलब देश में भूमि श्रम पूंजी प्रबंध मतलब साधन से जो भी आय प्राप्त होगा एक वर्ष की अवधि में वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसलिए फॉर्मूला होगा एनवाई मतलब राष्ट्रीय आय सिग्मा आई बराबर 1/n, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। सिग्मा बराबर आई बराबर 1/n FYI। इसमें एन वाई जो है वो राष्ट्रीय आय को बताएगा, एफ वाई जो है वो कारक आय या साधन आय है। कारक आय कौन है? मजदूरी, लगान, उद्यम, पूंजी, ये सब आपका ब्याज, ये आपका साधन आय है। और एन जो है वो समान निवासी है देश के। तो राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात करने के लिए आमतौर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी का उपयोग किया जाता है। जीडीपी एक देश की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है जो संग्रहित वस्त्र, खाद्य और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में होती है। इसके माध्यम से सकल उत्पाद का मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। जीडीपी को तीन मुख्य तत्वों से प्राप्त किया जाता है: उत्पाद, सेवाएं। इसमें उत्पादन का मूल्य और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। फिर है व्यय, उत्पादन के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी और खर्च शामिल होता है। फिर है निवेश, इसमें अस्थायी और अस्थायी संपत्ति के निवेश जैसे कि निर्माण या उत्पादक उपकरणों की खरीदारी शामिल होती है। ये तीनों तत्व मिलकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निर्धारित करते हैं जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य होता है। इससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है।
अगला है, जब स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय 50 करोड़ हो और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों वो गलत दिया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था सीमांत बचत प्रवृत्ति और ब्रैकेट में लिखा हुआ था एमपीसी। तो यहाँ पर या तो बचत मानिएगा तो फिर दूसरा तरीका से बनेगा, और एमपीसी मानेंगे तो हम लोग एमपीसी को ही मान के बनाए हैं। एमपीसी कितना 0.2 है, तथा आय का स्तर 4,000 हो तो प्रत्याशित समग्र मांग ज्ञात कीजिए। यह भी बताया कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है या नहीं। तो आय का स्तर सबसे पहले हम लोग जानेंगे, तो आय का स्तर कितना है 4,000। तो आय का स्तर को हम लोग y मानेंगे, y बराबर 4,000 दे दिए। स्वायत्त व्यय कितना है 50 करोड़, तो स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय मतलब जिसको हम लोग a मानेंगे कितना है 50 करोड़। एमपीसी दिया हुआ है आपका 0.2, और यदि एमपीएस रहता दिया हुआ 0.2 तो हमको निकालना पड़ता एमपीसी। तो एमपीसी कैसे निकलेगा, तो एमपीसी निकालने का फॉर्मूला है आपका एमपीसी बराबर होता है 1 माइनस एमपीएस। तो एमपीएस का मान अगर हम लोग यहाँ बैठा देंगे और 1 से घटा देंगे तो एमपीसी मेरा कितना निकल जाएगा 0.8। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग एमपीसी को मान रहे हैं, अगर एमपीएस से आप बनाइएगा तो इस तरह एमपीसी आपको निकालना पड़ेगा घटा के। तो यहाँ पर एमपीसी का मान 0.2 है। अब समग्र मांग का फॉर्मूला क्या है, तो y बराबर a प्लस सी वाई है, ये फॉर्मूला है, जिसमें से हम लोग a का मान देख लीजिए 50 करोड़ है, यहाँ बैठा दिए। c है आपका दिया हुआ है c, y कितना, तो c आपका दिया, c मतलब होगा आपका एमपीसी, एमपीसी 0.2 यहाँ दिया हुआ है, तो c के जगह पर हम लोग क्या बैठा दिए 0.2 बैठा दिए, और y मेरा है 4,000, तो 4,000 बैठा दिए। इसको इससे गुना कर देंगे और 50 में जोड़ देंगे तो 850 करोड़ आ जाएगा। अब 850 करोड़ जो है वो प्रत्याशित समग्र मांग या समस्त मांग निकल गया। अब इसको 4,000 करोड़ में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या होगा, मेरा आएगा 3150 करोड़, जो कितना है अधिक है, इसीलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि वर्तमान आय का स्तर 4,000 करोड़ है जो प्रत्याशित समग्र या समस्त मांग में 3,150 करोड़ अधिक है, तो यह वह स्थिति है जिसमें अधिपूर्ति होगी, इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन दुमका के शिक्षकों द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन निकाला गया था, बहुत क्वेश्चन मिलता है जो जैक द्वारा क्वेश्चन निकाला गया है, इसलिए एक बार उसको भी देख लीजिए। मैंने उसका मॉडल सेट 1, 2 का वीडियो बना दिया है, तीसरा बहुत जल्द बना देंगे, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम मुद्रा के कार्य को देख रहे थे, तो सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा को देखते हैं। क्रॉथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकारी जाती है और साथ ही साथ मुद्रा के माप और मुद्रा के संग्रह का कार्य भी करे। मतलब पैसा का क्या काम है, तो लेन देन के काम आता है। सभी लोग इसको समान स्वीकृति देते हैं, मतलब इसको मानते हैं। मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, जमा करके रख सकते हैं, ये सारा गुण मुद्रा में होता है। किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक या उसका मुख्य काम क्या है, तो इसका पहला काम है विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या करता है, विनिमय का माध्यम होता है या लेन देन के काम आता है। तो बच्चों जैसे इसमें लिखा हुआ उसी तरह लिखिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा। तो विनिमय का माध्यम मतलब है मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं, लेन देन कर सकते हैं। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा में भी किसी भी वस्तु की इकाई को मापने का गुण होता है कि अमुक वस्तु का दाम इतना है। जैसे अगर हम पेन ले रहे हैं तो इसका दाम 5 रुपया, किताब ले रहे हैं तो इसका दाम 60 रुपया है। तो इस तरह किसी भी चीज़ का मूल्य को मापने का गुण होता है। गौण अथवा सहायक कार्य में इसका क्या क्या काम है, तो ये प्राथमिक कार्य के सहायक के रूप में कार्य करता है, जिसमें आ गया स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतानों का मान मतलब होता है कि हम लोग मुद्रा के माध्यम से भविष्य में भी भुगतान कर सकते हैं। जैसे अभी हम सामान ले लिए हैं, बोलेंगे ठीक है हम 1 महीना बाद आपको पैसा दे देंगे, तो ये हुआ स्थगित भुगतानों का मान। ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं, तो ऐसा करने का कारण है कि आपका अन्य वस्तुओं की तुलना में क्या होता है, अन्य वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। पैसा का मूल्य स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग भविष्य में भी भुगतान कर सकते हैं। इसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करके मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक होता है। अगला है इसका मूल्य का संचय। तो पैसा में क्या है कि हम लोग उसको जमा करके रख सकते हैं, ये जमा करने में भी सुविधाजनक है।
तो मुद्रा को जमा करके रखने का सरल कारण क्या है? तो हम लोग काहे जमा करके रखते हैं? क्योंकि मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती है। मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे लिखा हुआ है बच्चों उसी तरह लिखिएगा, मैं अपनी भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। फिर है मूल्य का स्थानांतरण। पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं, ये सब गुण होता है। फिर है इसका आकस्मिक का, जिसमें आता है सामाजिक आय का वितरण, साख निर्माण का आधार, अधिकतम संतुष्टि का माप है, राष्ट्रीय आय का वितरण है, शोधन क्षमता गारंटी है, पूंजी की तरलता में वृद्धि है। तो बच्चों ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको सारा मॉडल सेट जैक का ऑफिशियल डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।